हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवाजी एजुकेशन पर। तो सारे बच्चे बताएंगे कैसे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि सारे बच्चे, सारे दोस्त बहुत ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज आपकी क्लास जो प्रकाश के परावर्तन का जो दूसरा क्लास है, इस दूसरी क्लास में आप ये देखेंगे कि जहाँ से हमने पिछली क्लास का अंत किया था, इस दूसरी क्लास में मैं वहीं से इस क्लास की शुरुआत करूंगा। तो देर ना करते हुए चलता हूं अपने क्लास पर, जो प्रकाश के परावर्तन की दूसरी क्लास है। और इस दूसरी क्लास में आज जहां से हमने उस क्लास का अंत किया था, वहीं से आज क्लास की शुरुआत होगी। इस क्लास में आप जानेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं। गोलीय दर्पण में यदि वाहनों में हम इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा दर्पण है, जो नाई जो सेविंग मिरर में यूज़ करता है वो कौन सा दर्पण है, जो स्ट्रीट लाइटें होती हैं इसमें कौन सा दर्पण लगता है। आज इस सब दर्पणों की जितनी भी ये समस्या आपके जीवन में आती होंगी, सबका आज हम समाधान कर देंगे इस क्लास में। तो बिना देर करते हुए चलते हैं अपने दूसरे क्लास की तरफ और ज़्यादा देर ना करते हुए आ जाते हैं। जो आज की शुरुआत करना है वो शुरुआत करनी है गोलीय दर्पण से। सभी जानते हैं कहाँ से शुरुआत करनी है। शुरुआत करनी है गोलीय दर्पण से। गोलीय दर्पण से शुरुआत करनी है। गोलीय दर्पण क्या होता है बच्चों, सभी जानते होंगे कि गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। ये बच्चे हमारे सभी जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि गोलीय दर्पण जो होते हैं वो गोले का ही काटे गए भाग होते हैं। यदि भाग होते हैं तो सारे बच्चों को मालूम भी होगा कि हाँ ये भाग हैं गोलीय दर्पण। मान लेते हैं कोई गोला है सेब और एक गोला ये है, दो गोले हैं और इन दोनों गोलों को एडजस्ट मैं कर रहा हूँ। हो गए एडजस्ट। इनको क्या गोलीय दर्पण हम तुमको पढ़ा रहे हैं, तो गोलीय दर्पण में इतनी बात आपको आनी चाहिए कि सर गोलीय दर्पण कितने होंगे। हमारे सभी बच्चों को मालूम है गोलीय दर्पण सर दो होते हैं, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल दर्पण। ये सारे बच्चे हमारे जानते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। एक उत्तल दर्पण और दूसरा कौन सा है, एक अवतल दर्पण। एक उत्तल दर्पण और दूसरा है अवतल दर्पण। हमारे सारे बच्चे दोनों चित्र देख के जान गए होंगे कि इसमें कौन उत्तल है और कौन अवतल है। तो आप समझ लें कौन सा उत्तल है और कौन सा अवतल है। मैं इधर वाले साइड को यदि पॉलिश करूं, इधर वाला हिस्सा, और इसमें अंदर का हिस्सा, हो गया। तो जो अंदर का जो हिस्सा, जिसमें बाहर का हिस्सा जिसमें पॉलिश होता है, उस हिस्से को हम कहते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। और जो जिसका अंदर का हिस्सा पॉलिश होता है उसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। ये आप सभी जानते होंगे, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये आप सभी जानते होंगे। क्योंकि गोलीय दर्पण, यदि कोई पूछ ले कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप तुरंत लिख देंगे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। इस तरह लिख देता हूँ। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। कभी स्कूल में आपके सर ने पूछा होगा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो बिना हेजिटेशन के आप बता सकते हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। आपके सामने दोनों के चित्र बने हुए हैं। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के चित्र आपके सामने हैं। तो आप अवतल दर्पण की परिभाषा क्या है और उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या है, इसको भी आप जान लें। अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होगी, इसके मैं कुछ नाम लिखे दे रहा हूँ जिससे आप भूले ना। ये वाला जो भाग होगा अंदर का, ये है परावर्तक पृष्ठ। इसको क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ। और जो बाहर का हिस्सा है ये है पॉलिश किया हुआ,
पॉलिश किया भाग। बाहर का हिस्सा पॉलिश किया हुआ है। ये वाला हिस्सा इसमें परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ। और जो अंदर का हिस्सा है ये पॉलिश किया हुआ भाग है। कैसा भाग है? पॉलिश किया भाग। तो आप इतनी बात जान गए होंगे कि जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो या जिसका परावर्तक सतह दबा हुआ हो वो दर्पण कहलाता है अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह उभरा हो वो कौन सा होगा? उत्तल दर्पण। तो ये बात मैं लिख दूं कि जिसमें धंसे हुए भाग से परावर्तन होता है वो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। और जिसमें उभरे भाग से परावर्तन होगा वो कौन सा होगा? वो उत्तल दर्पण होगा। ये बात आप जान गए। इसको हम विद फिगर भी जान लेते हैं। यदि विद फिगर जानोगे तो समझ लो आगे। विद फिगर देख लो। पहले मैं ले लेता हूं अवतल दर्पण, और इधर ले लेता हूं मैं उत्तल दर्पण, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। अवतल दर्पण सबको पता है, जिसमें परावर्तन काहे से हो? परावर्तन धंसे हुए भाग से होना चाहिए। यदि धंसे हुए भाग से परावर्तन हो रहा है तो उभरा भाग जो है वो उभरा भाग पॉलिश किया हुआ होगा। इसमें एक होता है मुख्य अक्ष, सभी बच्चे हमारे जानते होंगे, इतनी आपको जानकारी हो गई होगी। एक भाग होता है ऐसे। इधर भी एक मैं दर्पण बना लेता हूं। इसमें क्या होता है? अंदर का हिस्सा जो धंसा हुआ हिस्सा होता है वो पॉलिश होता है और उभरा हुआ हिस्से से परावर्तन होता है। तो इसमें भी एक लाइन होगी जिसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। करना क्या होता है कि इसमें जो है परावर्तन जो है धंसे हुए भाग से होता है। परावर्तन या धंसे भाग से होगा तो देख लेना। ऐसे प्रकाश की किरण जाएगी और इसमें जो प्रकाश की किरण है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही माध्यम में वापस लौट जाएगी। लेकिन लौट तो जाएगी, लेकिन ये जो डॉट डॉट करके आती हुई प्रतीत होगी या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। कहने का मतलब, यदि ये ना समझ में आए तो दूसरा समझ लेते हैं। दूसरी लाइन ये वाली। कहने का मतलब इसमें अंदर वाले भाग से परावर्तन हो रहा है या धंसे हुए भाग से परावर्तन हो रहा है, और इसमें जो है वो उभरे हुए भाग से परावर्तन हो रहा है। हम आपको एक ही बात सिखा रहे हैं, सिर्फ अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचान करवा रहे हैं। इसमें क्या है? इसमें जो है धंसे हुए भाग से परावर्तन हो रहा है और इसमें उभरे हुए भाग से परावर्तन हो रहा है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें जब चलती हैं तो ये मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ये बात अभी आप सिर्फ ध्यान में रखेंगे, बाकी की बात हम आगे करेंगे। कि उभरे हुए भाग से परावर्तन भी जान गए और धंसे हुए भाग से आप भी परावर्तन जान गए। यदि इतनी बात जान गए हैं तो आगे चलते हैं। जो परावर्तन के दो नियम होते हैं वो दो नियम कौन से होते हैं, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। वो दो नियम इसके क्या हैं? इसके नियम है, इसका नियम जो पहला नियम है वो क्या है? पहला नियम है, पहले मैं दर्पण बना के ही नियम को डिस्क्राइब करूंगा। ये है अवतल दर्पण और इधर होगा आपका
उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो मैं दर्पण बना लेता हूं कि कैसे दर्पण आपके होंगे। ये हो गया और एक इधर हो गया। दर्पण में क्या होता है, एक मुख्य अक्ष होगा, ये हमारे सभी बच्चे जानते होंगे कि एक मुख्य अक्ष होगा और मुख्य अक्ष सीधी लाइन, और एक मुख्य अक्ष इसमें भी होगा। इतने तो हमने आपको इतनी बात बता दी है कि कौन सा हिस्सा किस दर्पण में पालिश होगा। तो बताओ जरा, इसमें कौन सा हिस्सा पालिश होगा? यदि ये अवतल दर्पण है तो इसमें बाहर का हिस्सा पालिश होगा। इसमें आपको थोड़ा सा भी संकोच नहीं करना है। बाहर का हिस्सा जिसमें पालिश है, जिसमें अंदर के हिस्से या दबे हुए भाग से परावर्तन होगा, वो आपका अवतल दर्पण होगा, और जिसमें उभरे हुए भाग से परावर्तन होगा वो आपका होगा उत्तल दर्पण। इसके 3 नियम होते हैं। वो 3 नियम कौन से हैं आप देख लें। पहला नियम होता है, पहला जो नियम होता है वो पहला नियम कहता है कि जब दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है या मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। 2 ही तो हैं, देखो दोनों में समझ लेना क्या क्या अंतर है। सुनो जरा, किरण को चेंज कर लेते हैं कलर, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी? परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। कहने का मतलब ये किरण जहाँ से जाएगी वो कहाँ से होगा? वो बिंदु जो होगा वो क्या होगा? मुख्य फोकस होगा। और इस फोकस की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जो जानकारी आपको होनी चाहिए, तो जानकारी भी आप याद रखेंगे। जैसे इसको मैं तीर के निशान से डिनोट कर देता हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाए कि कौन सी आपतित किरण है और कौन सी परावर्तित किरण है। ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। और जहाँ से होके जाएंगी उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। और यहाँ पर एक होता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र की परिभाषा आप क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र की परिभाषा कि दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है उसे हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसकी इंग्लिश जब लिखने को आएगी तो इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर ही लिखेंगे, सेंटर ऑफ सीधे नहीं लिखेंगे। सेंटर होता है वृत्त में और ये उसका काटा गया भाग है, तो इसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखेंगे। बाकी यदि लिखने को आएगा तो आप सिर्फ इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहने का मतलब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण मुख्य फोकस से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। या जाती हुई प्रतीत होती है का मतलब क्या है? ये इस दर्पण के लिए नहीं है, ये इस दर्पण के लिए है, क्योंकि जाती हुई जो प्रतीत होगी वो इसमें होगी। तो देख लेते हैं जाती हुई कैसे प्रतीत होगी। मुख्य अक्ष के समांतर चलने का मतलब है कोई किरण ऐसे ही जा रही होगी, क्योंकि ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात ये अपने ही माध्यम में वापस लौट जाएगी। ये तो आपको दिखेगा, बाकी अंदर की बात किसी को नहीं पता है, ना हमको पता है ना तुमको पता है। तो अंदर की बात जो है वो हमको थोड़ी थोड़ी पता है। वो क्या है कि जो जाती हुई प्रतीत होगी वो ये वाली किरण होगी। समझ में आई कुछ? यानी कि जो ये वाला बिंदु होगा, ये वाला बिंदु कौन सा होगा? यप। अब इसमें भी देख लेंगे कौन सी आपतित किरण और कौन सी परावर्तित किरण। तो ये बात भी आप जान गए कि सर आपतित किरण ये वाली और परावर्तित किरण ये वाली। जाती हुई प्रतीत कहाँ से हो रही है? मुख्य फोकस से। यदि पहला नियम आपकी समझ में आया हो तो दूसरे नियम पर चलते हैं। इस नियम को एक बार मैं फिर से दोहराया दे रहा हूँ। पहला नियम है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम जो इनका है, दूसरा नियम है
कि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण, वक्रता केंद्र भी आप नहीं जानते होंगे तो वक्रता केंद्र भी आप जान जाएंगे यहाँ पर। दूसरा नियम, फिर से दो दर्पण बनाएंगे, एक अवतल और दूसरा उत्तल। दोनों की जानकारी होना जरूरी है। जब तक दोनों की जानकारी नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। सुनो, इसका बाहर का हिस्सा मैं पॉलिश कर देता हूँ आराम से। हो गया। इसके अंदर का हिस्सा पॉलिश, क्योंकि आपने पढ़ चुका है कि किसमें अंदर का हिस्सा पॉलिश होगा और किसमें बाहर का हिस्सा। हो गया। ये भी आप जान गए कि अंदर का हिस्सा किसमें पॉलिश है और बाहर का हिस्सा किसमें पॉलिश है। अब एक मुख्य अक्ष आपके दिमाग में होना चाहिए सभी में। ये मुख्य अक्ष इसके लिए हो गया और ये एक मुख्य अक्ष इसके लिए हो गया। मुख्य अक्ष में दो बिंदु होते हैं, सभी जानते हैं। एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और दूसरा होता है फोकस। तो एक होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और दूसरा होगा फोकस। इसमें भी दो ही होंगे, एक होगा फोकस और एक होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र। दूसरा नियम कहता है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है, या वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। वो दो ही नियम एक ही हैं। देखो कैसे, समझो जरा। वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण, वक्रता केंद्र तो आपका यही है, और यहाँ से जाने वाली किरण अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है या अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। तो आपको दिख रहा होगा कि हाँ सर, वक्रता केंद्र से जाने वाली जो किरण है तो ये हो गई आपतित किरण, और टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस या अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। वैसे ही इधर भी समझ लेंगे कि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण हो गया, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है, लेकिन वक्रता केंद्र से पहले जाए तो किरण पहुंच गई। वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है का मतलब क्या है कि इसी मार्ग में आई है और इसी मार्ग में वापस हो जाती है। ये आपका दूसरा नियम। ये नियम इसलिए बताया जा रहे हैं क्योंकि आगे तुमको प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम पढ़ाए जाएंगे जिसमें आपको इन नियमों की ज़रूरत पड़ेगी। वो नियम कौन कौन से हैं आप देखते चले जाइए। आपका पहला नियम हो गया, आपका दूसरा नियम हो गया, आपका तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम आपका ये है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण क्या है? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो तीसरा नियम भी आप ध्यान में रखेंगे। तीसरा नियम क्या है? दर्पण बना लेते हैं। पहली बात, दर्पण बहुत ज़रूरी है। तो दर्पण बन गया, ये हो गया अवतल और इधर हो गया उत्तल। हिस्सा पॉलिश कर लेते हैं। पॉलिश करना भी ज़रूरी है, तभी तो आप जान पाएंगे कि कौन सा उत्तल है और कौन सा अवतल है। तीसरा नियम कहता है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यदि इतनी बात आप जान गए तो समझो आप थोड़ा बहुत जान गए, और मैं गारंटी लेता हूं कि आपको अच्छा बना के निकालूंगा। इसमें आपको थोड़ी सी भी हेजिटेशन, शक, शिकवा, गिला नहीं होना चाहिए। देखो, एक मुख्य अक्ष होगा, मुख्य अक्ष हमने खींच लिया, इधर भी एक मुख्य अक्ष होगा तो इधर भी हमने खींच लिया, कोई दिक्कत नहीं। मुख्य अक्ष तक नहीं दिक्कत है तो रेखाओं में भी दिक्कत नहीं होगी। हमने क्या बताया है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण, कहाँ से? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण। तो यहाँ पर होगा कहीं फोकस, नाम लिख देता हूँ फोकस, और यहाँ पर होगा वक्रता केंद्र।
वैसे ही यहाँ पर होगा फोकस और यहाँ पर होगा वक्रता केंद्र। दोनों नाम पता, या दोनों नाम पता है तो किरणों पर ले चलते हैं। मुख्य फोकस से जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। काहे के? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाली किरण हो जाएगी आपतित किरण और ये वाली किरण हो जाएगी परावर्तित किरण। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई समस्या? यदि नहीं समस्या है तो यहाँ पर देख लेना आगे। हम तो चाहेंगे नहीं कि आपको समस्या हो। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण या मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण या जाने जो प्रतीत हो रही वो किरण। टेढ़ा हो गया, सही कर लेते हैं। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष तो यही है और इसके समांतर हो जाती है। ये जो किरण है आपकी, ये किरण है आपतित किरण और ये किरण क्या है? परावर्तित किरण। किरणों को ध्यान रखेंगे, तीर का निशान आप लगाना नहीं भूलेंगे कि कौन सी आपतित किरण है और कौन सी परावर्तित किरण है। ये 3 नियम आपके खत्म हुए। पहला नियम आपका क्या था? आप देख लेंगे यहाँ से। पहला नियम में हमने बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम जो हमने बताया है, दूसरा नियम में हमने बताया है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है या लौटती हुई प्रतीत होती है। दोनों चित्र आपके सामने। यहाँ पर दर्पण लिख लेना, यह मैं लिखे दे रहा हूँ। यह है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और ये है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। और जो तीसरा नियम हमने बताया, वो तीसरा नियम आपको क्या बताया है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाले किरण, कहाँ से? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये बात भी आप जान गए होंगे। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं रही होगी। ठीक है, तो चलते हैं। दर्पण संबंधी कुछ किरण आरेख हैं जो आपके पेपर में 2 नंबर में ज़रूर आता है। वो किरण आरेख कौन कौन से हैं? वो दर्पण की कुछ स्थितियां हैं, जिन स्थितियों के बारे में आप जानेंगे। वो कौन सी स्थितियां हैं, वो कैसे काम करती हैं, इस सब की जानकारी आज देने वाला हूं। तो देखो, लिखेंगे दर्पण से बनने वाली स्थितियां। तो पहले मैं दर्पण का जिक्र करूंगा अवतल दर्पण की, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्थितियां अवतल दर्पण की ही हैं। किस दर्पण की हैं? अवतल दर्पण से बनने वाली स्थितियां। सभी जानते होंगे कि अवतल दर्पण से कितनी स्थितियां बनती हैं? अवतल दर्पण से 6 स्थितियां बनती हैं। वो 6 स्थितियां कौन सी हैं? मैं पहले स्थितियों का जिक्र करूंगा, उसके बाद एक एक करके आपको सब बता दूंगा। तो बड़ा सा दर्पण बनाएंगे, क्योंकि स्थितियां दर्शाना है तो बड़ा सा दर्पण होगा। एक बड़ा सा दर्पण लेंगे और दर्पण में मुख्य अक्ष होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। इसमें तुमको कुछ बातें पता हैं। वो बातें कौन कौन सी हैं कि सर बीचों बीच में जो होगा वो होगा सी। मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा सी, और सी और ध्रुव यहाँ पर होगा पोल यानी कि ध्रुव, और यहाँ पर होगा एफ। एक बीच में हम चीज़ स्किप करना भूल गए या बताना आपको भूल गए कि मुख्य अक्ष क्या है। तो मुख्य अक्ष होता है कि केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा, इसको हम क्या कहेंगे? ध्रुव। क्या कहेंगे? ध्रुव।
इसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र, और इसको हम कहते हैं मुख्य फोकस। वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव। और एक चीज होती है दर्पण में, दर्पण के द्वारक। दर्पण के द्वारक को हम लिखते हैं M1 और M2 से। पहले हम दर्पण को पॉलिश कर लेते हैं, जिससे आपके अंदर जो कन्फ्यूजन हो रहा हो कि सर ये दर्पण कौन सा है, तो ऊपर हेडिंग में जैसे बताया गया है कि अवतल दर्पण है, तो ये वाकई में कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण ही है। दर्पण के द्वारक होते हैं M1 और M2। द्वारक का मतलब क्या होता है? जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है उसी के व्यास को हम कहते हैं दर्पण का द्वारक। तो M1 और M2 दर्पण के द्वारक हैं। यदि किसी को समझ में ना आता हो तो यहाँ पर मैं एक शॉर्ट नोट्स में लिखे दे रहा हूँ कि C जो है वो है वक्रता केंद्र। क्या है? C है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। C है वक्रता केंद्र। F है मुख्य फोकस। क्या है? मुख्य फोकस। और क्या रह गया? P है दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। यही तीन बातें M1 और M2 हैं दर्पण के द्वारक, दर्पण के द्वारक। ये 3-4 बातें आपको सिर्फ दर्पण में ध्यान रखने वाली हैं, बाकी ज़्यादा ध्यान वाले कोई बात नहीं है। मैं सब कुछ बताता रहूँगा, बीच बीच जिसकी आवश्यकता पड़ेगी मैं उन सबको बीच बीच में जिक्र करता रहूँगा। तो इसमें तो ज़्यादा हो गया, तो अगली स्लाइड हम ले लेते हैं जिसमें आपको स्थितियाँ हम बता देंगे। तो लिख लेते हैं दर्पण से, अवतल दर्पण से अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, बनने वाले प्रतिबिंब हो गया। यहाँ तक आपको किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। ठीक, तो अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब देखो, पहले मैं एक माइंड मैप आपको बना देता हूँ जिससे कि जो डर है अंदर का वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कैसा डर है? दर्पण देख के लोग डरते होंगे, बड़ा सा दर्पण इसीलिए बनाया हूँ कि दर्पण देख के डर ना लगे। इसका एक हिस्सा पॉलिश होता है, एक हिस्सा मैं पॉलिश किए दे रहा हूँ, एक हिस्सा पॉलिश। ये अवतल दर्पण है तो इसके बाहर का हिस्सा पॉलिश होगा और अंदर का हिस्सा जो है वो परावर्तक पृष्ठ होगा। जो अंदर का हिस्सा है वो कैसा होगा? वो परावर्तक पृष्ठ होगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। इनके नाम मैं दे देता हूँ, जैसे कि आपको पिछली स्लाइड में हमने बताया है कि M1 और M2 दर्पण के द्वारक हैं। M1 M2 ये द्वारक हैं, तो इसमें कुछ मुख्य अक्ष होगा। ये बात हमारे सभी भैया बहन जानते हैं कि मुख्य अक्ष होंगे। तो मुख्य अक्ष मैं खींच लेता हूँ। मुख्य अक्ष एकदम बीचों बीच में होना चाहिए। यह है इसका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष होगा तो इनका कहीं बिंदु होगा, एक बिंदु यहाँ पर होगा जिसको हम मान लेते हैं बिंदु C। और यहाँ पर जो P और F, यहाँ पर बिंदु कौन सा है? P और C के बीच में, बिल्कुल बीच में होता है F, जिसको हम मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हुई, चित्र आप बना लेंगे। ये चित्र आपने बना लिया तो समझो चित्र के सारे प्रतिबिंब आप बना लेंगे। एक एक प्रतिबिंब आपके दिमाग से हटेगा नहीं। सुनो, फिर इतना काम कर लिए तो मैं प्रतिबिंब बनाना अब धीरे धीरे स्टार्ट करता हूँ। तो जो पहला प्रतिबिंब होगा, जो पहले हम वस्तु रखेंगे, वो पहली वस्तु हम कहाँ पर रखेंगे? उस पहली वस्तु को हम देख लेते हैं। जो पहली वस्तु है वो देखो कहाँ पर? पहली वस्तु होती है अनंत पर। अनंत पर वस्तु होगी, पहली वस्तु अनंत पर। दूसरी जो वस्तु होगी वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीचों बीच में होगी। अनंत और वक्रता केंद्र के बीचों
बीच में। तीसरी जो होगी वो अनंत और वक्रता केंद्र पर होगी। चौथी जो होगी वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगी। पांचवी जो स्थिति होगी वो मुख्य फोकस पर होगी। और जो लास्ट की छठी कंडीशन है वो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। यही 6 स्थितियां हैं। इन्हीं 6 स्थितियों का आप जिक्र करेंगे। पहले में क्या है, पहली स्थिति है कि वस्तु कहाँ होगी, अनंत पर। पहली अनंत पर होगी तो दूसरी कहाँ पर होगी, दूसरी होगी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तीसरी होगी वक्रता केंद्र पर और चौथी स्थिति होगी अनंत और फोकस के बीच में। पांचवी जो स्थिति है वो क्या है, मुख्य फोकस पर। और छठी स्थिति है फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखी जाएगी। तो इनके जो प्रतिबिंब बनने का तरीका है वो क्या है, प्रतिबिंब जो इनके बनेंगे तो प्रतिबिंब कैसे बनेंगे ये सभी बच्चे हमारे जान लें कि जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेंगे, जब वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेंगे, और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ये देखो, जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा फोकस पर। कहाँ पर बनेगा बच्चों, फोकस पर। कोई दिक्कत तो नहीं, कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अनंत के बीच में आएगी तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं, यदि यहाँ तक दिक्कत नहीं तो ठीक है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी तो प्रतिबिंब भी इसका कहाँ पर बनेगा, तब प्रतिबिंब भी बनेगा वक्रता केंद्र पर। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। बन गया वक्रता केंद्र पर। और जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी जाएगी तो प्रतिबिंब भी बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। यहाँ तक किसी भैया बहन को दिक्कत, जब वस्तु फोकस पर रखी जाएगी तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर, अनंत पर। छठी स्टेज जो है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाएगी तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तब प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। ये कंडीशन आप इसको स्पेशल केस में रखेंगे। छठी कंडीशन जो होती है वो स्पेशल केस में आती है। तो इनकी कंडीशनों के मैं नाम दे देता हूँ जिससे आप भूले ना। पहली स्थिति है ये, दूसरी स्थिति है ये, तीसरी स्थिति है ये, चौथी स्थिति में जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, पांचवी स्थिति में जब वस्तु फोकस पर हो, और छठी स्थिति में जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में हो। तो पहली स्थिति में जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। दूसरी स्थिति में जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होती है तो प्रतिबिंब बनता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरी स्थिति जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तब प्रतिबिंब जो है वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। चौथी स्थिति जो है जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगी तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। पांचवी कंडीशन जब वस्तु फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। छठी कंडीशन जो स्पेशल केस है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होगी, फोकस और ध्रुव के बीच में होगी, तब प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। अब सुनो, ये बातें आपको अलग लग रही होंगी, कुछ सर ने अलग बता दिया, तो कुछ अलग नहीं है। एक बात सिर्फ माइंड में बसा के रखिएगा कि जब वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच तो वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर तो जस्ट जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच तब प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। जब वस्तु फोकस पर तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। और जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होगी तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। इस कंडीशन को हम लिखेंगे दर्पण के पीछे। कहाँ लिखेंगे, दर्पण के पीछे।
दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों मैं चलता हूँ आपके किरण आरेख पर कि किरण आरेख ये तो तुम्हारे हम समझाने के लिए बना दिए। अब चलते हैं किरण आरेख पर। किरण आरेख में क्या है, पहले कंडीशन क्या है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। कहाँ पर, नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो प्रतिबिंब अब आप जानते हैं कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। दर्पण बनाते हैं और किरण आरेख बनाते हैं। दर्पण देखो, दर्पण कैसा है, दर्पण कोई नहीं, अवतल दर्पण ही है, आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। दर्पण अवतल है तो पीछे का हिस्सा कैसा होगा, पीछे का हिस्सा पालिश होगा। ये हमारे सभी भैया आप जान चुके हैं कि दर्पण यदि पीछे का है तो पीछे का हिस्सा जो है वो पालिश होगा और अंदर का हिस्सा जो है वो, ये M1 और M2 इसके द्वारक हो गए। M1 M2 इनके द्वारक हो गए तो इनमें मुख्य अक्ष भी होगा और वो मुख्य अक्ष क्या होगा, ये वाला हो गया मुख्य अक्ष। यदि मुख्य अक्ष आपको पता चल गया तो इनके दो जो बिंदु हैं C और F, तो यहाँ पर बिंदु C और यहाँ पर बिंदु F। यहाँ कोई पटरी प्रकार नहीं तो मैं बराबर दूरी का ही ले रहा हूँ, आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने क्या बताया था आपको, पहली कंडीशन कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, कहने का मतलब वस्तु कहाँ पर है, वस्तु है अनंत पर। वस्तु कहाँ है, वस्तु है अनंत पर रखी। मान लेते हैं कोई वस्तु यहाँ पर रखी है, ठीक। कोई वस्तु यदि अनंत पर रखी है तो हमारे सभी भैया जानते हैं जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब, यहाँ से किरणें आएंगी, मुख्य फोकस से जाने वाली किरणें, आपने पढ़ रखा है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो कर देते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, हो गई मुख्य अक्ष के समांतर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी कंडीशन आपने पढ़ी है कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो दर्पण के अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। तो वक्रता केंद्र से भी गुजार दी किरण, ये रही सर, वक्रता केंद्र से भी हमने गुजार दी किरण, हो गया, वक्रता केंद्र से गुजार दी। वक्रता केंद्र से जब किरण गुजारोगे तो अपने ही माध्यम में वापस लौट जाएगी और ये लौट गई। जहाँ पर ये दोनों किरणें आपस में काटेंगी, जहाँ पर ये दोनों किरणें आपस में काटेंगी, इसको ऐसे मिला देंगे, जहाँ पर ये दोनों किरणें आपस में काटेंगी उसको एक नाम दे देंगे। यदि आपका चित्र जो आपका वस्तु है वो A और B है, क्या है, A और B है, तो प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा, A डैश और B डैश बनेगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुई। इसमें 3 चीज़ें लिखने को आती हैं। क्या लिखने को आएगा, पहला आता है इसकी स्थिति क्या है, स्थिति का मतलब बन कहाँ रहा है, स्थिति, स्थिति क्या है, इसका आकार कैसा है और इसकी आकृति क्या है। 3 चीज़ें। तो इसकी स्थिति जो है, स्थिति का मतलब ये बन कहाँ पर रहा है, तो सभी जानते हैं कि स्थिति इसकी है मुख्य फोकस पर। कहाँ पर है, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस पर। यहाँ तक किसी भैया को दिक्कत हुई कि इसकी स्थिति क्या है, इसकी स्थिति है मुख्य फोकस पर, और सभी जानते हैं कि ये कैसा बन रहा है, ये वास्तव में बन रहा, मतलब ये वास्तविक है। कैसा है, ये जो है मुख्य फोकस पर है और ये कैसा है, वास्तविक है। इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार है छोटा। छोटा कैसे लिखोगे, हमने इतनी बड़ी वस्तु ली है और प्रतिबिंब मिला है इतना बड़ा, तो कैसा है, छोटा ही कहेंगे। तो आकार कैसा है इसका, छोटा है।
आकार कैसा है? आकार इसका छोटा है, छोटा। और इसकी आकृति, आकृति का मतलब शेप, आकार और आकृति। आकृति में क्या लिखेंगे? आकृति में इसकी लिख देंगे कि ये वास्तविक है। कैसा है? वास्तविक। और कैसा है? उल्टा। उल्टा है ना। यहाँ हमने देखो टॉप ऊपर लिया था और यहाँ जस्ट नीचे हो गया, नीचे हो गया तो उल्टा हो गया। तो वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि वाकई में इनका आकार क्या है, इसकी स्थिति क्या है, और जो इनका शेप है वो कैसा है। तो ये तीन चीज़ें, और ये पहला आपका ख़त्म। दूसरे पर चलते हैं। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति देखो क्या है, यहाँ पर हमने आपको पहले ही मैप में बता दिया है, माइंड मैप में। दूसरी स्थिति है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हो। तो देख लेते हैं, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। ये दूसरी कंडीशन। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उस चीज़ का भी आप यहाँ पर देख लेंगे। देखो कैसे। पहला काम तो आप दर्पण ही बनाएंगे, क्योंकि दर्पण के बिना सब अधूरा है। दर्पण बन गया तो हम पीछे का हिस्सा पॉलिश करना भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब पीछे का हिस्सा पॉलिश होगा तभी तो ये हमको लगेगा कि ये दर्पण कौन सा है, तभी तो आप जान पाओगे कि ये अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण है तो इसमें दर्पण के दो द्वारक होंगे, एक होगा M1 और दूसरा होगा M2। ये दर्पण का द्वारक आपको पता चला है तो दर्पण का मुख्य अक्ष भी होगा। वो मुख्य अक्ष कौन सा है? ये रहा मुख्य अक्ष। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यदि आप मुख्य अक्ष जान गए तो यहाँ पर सबको पता है होता है ध्रुव, यहाँ पर होता है F और यहाँ पर होता है C। ये इतना कंप्लीट हो गया। ये बात आप जान गए। ये इतनी बात आप जान गए तो ये बात भी आप जान जाएंगे कि अब की बार वस्तु कहाँ पर रखनी है। अब की बार जो वस्तु रखनी है वो कहाँ पर रखनी है? वस्तु जो रखनी है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखनी है। हो गया बीचों बीच में, क्योंकि इधर का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है? अनंत होता है। अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जब वस्तु रखी है तो हम सभी जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं? सभी जानते हैं कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये बात हमारे सभी भैया जान गए कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा क्या है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। थोड़ा हमको दर्पण बड़ा करना पड़ेगा, तो दर्पण क्या अपने हाथ की बात है तो मैं बड़ा कर ही लेता हूँ दर्पण को। कैसे बड़ा करना है? हरा पेन। दर्पण को हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया और नीचे का हिस्सा पॉलिश कर लिया। ठीक। टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। यही तो तुमने पढ़ा है ऑलरेडी। टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, इधर ये आपतित किरण और ये परावर्तन के पश्चात वापस जाने वाली किरण। यहाँ पर तुमको एक चीज़ दिख रही होगी, वो चीज़ कौन सी है मैं बताया दे रहा हूँ। जहाँ पर दोनों किरणें काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। दोनों किरणें यहाँ पर काट रही हैं तो प्रतिबिंब यहाँ से बनेगा। बन गया। ये वाली जो आपका ये वाला था, इसका नाम है A और इसका नाम है B।
यदि इसका ए है तो इसका हो जाएगा ए डैश, क्या नाम हो जाएगा, ए डैश, और इसका क्या नाम हो जाएगा, बी डैश। इतनी बात यदि समझ में आई हो तो आगे हम इसके आकार और इसकी स्थिति और इसकी प्रकृति, प्रतिबिंब की आकार कैसा है प्रतिबिंब का, तो लिख लेंगे यहाँ पर आकार, आकार और इसकी प्रकृति। आकार इसका कैसा है सभी भैया हमारे जानते हैं, आकार जो है तो उससे अभी भी छोटा ही है, तो आकार कैसा लिखेंगे हम, वस्तु से छोटा। प्रकृति इसकी कैसी है, प्रकृति तो ये उल्टा ही है, तो वास्तविक और उल्टा, कैसा, वास्तविक और उल्टा। और क्या नाम है इसकी, स्थिति क्या है, स्थिति तो लिखे ही नहीं, स्थिति, स्थिति, इसकी स्थिति कहाँ पर आई है, सभी बच्चा जानते हैं कि स्थिति कहाँ आई है, इसकी स्थिति आई है सी और एफ के बीच में, तो लिखेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, कहाँ पर, फोकस के मध्य। ये बात भी आपकी खत्म हो गई। तो पहली स्थिति आप जान गए और दूसरी स्थिति भी आप जान गए। तीसरी स्थिति में देखो वस्तु कहाँ पर रखे हो, तीसरी स्थिति में वस्तु रखी है वक्रता केंद्र पर। अब की बार वक्रता केंद्र पर हम वस्तु रखेंगे। वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखेंगे तो क्या होगा, तो देख लेते हैं क्या ही होगा वक्रता केंद्र पर। तो लिख लें यहाँ पर कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी, पूर्ण विराम नहीं होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये बात अब देखनी है। वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो देख लेते हैं, एक दर्पण बनाएंगे, सभी जानते हैं दर्पण बनाना। आप इतना मैं एक्सपर्ट बना दूंगा दर्पण बनाने में, जो आपको थोड़ी सी भी टेंशन नहीं होगी, आप सोच के तुरंत बना देंगे दर्पण। एक हिस्सा पॉलिश, बाहर का हिस्सा पॉलिश और अंदर का हिस्सा चमकीला या खुरदरा। दर्पण बन गया तो मुख्य अक्ष भी आप बना लेंगे। मुख्य अक्ष भी उम्मीद करते हैं सबका बन गया होगा। मुख्य अक्ष बना लिए तो इनके नाम देने में क्या है, यहाँ पर होता है P, यहाँ पर होता है F और यहाँ पर होता है, यहाँ पर होगा C। कोई दिक्कत नहीं। तीन चीज़ें पता हो गई तो मैं सीधे लेके चलता हूँ सीधे किरणों पर। किरणें क्या हैं, पहले रखते हैं वस्तु। अब की बार वस्तु कहाँ पर रखी जाएगी, वस्तु रखी जाएगी सर वक्रता केंद्र पर। जब वक्रता केंद्र पर किरण रखी गई है तो प्रतिबिंब देखो किस हिसाब से बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा देखो जैसे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये बात हमारे सभी भैया जानते हैं, कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से। दूसरी जो बात है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूरी घटी बढ़ी है तो प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। मैं कोशिश करता हूँ, देखो कैसे। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, पहले मैं वस्तु को ले लेता हूँ ठीक ठाक। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, तो समांतर किरण कौन सी चलेगी, ये वाली। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी।
और अगली बात, वक्रता मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। काहे के समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये बात भी आप जान लो। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा उसको भी आप देखो। प्रतिबिंब हमने बताया था कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर। अब इसमें भी 3 बातें वही हम लिखेंगे। वो 3 बातें कौन सी होंगी? ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण और ये वाली परावर्तित किरण। प्रतिबिंब कहाँ पर बना है? जहाँ पर दोनों किरणें आपस में काटेंगी प्रतिबिंब बनेगा वहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, ये वाली पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण थी वो गई, और ये मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, तो किरणें काटी हैं यहाँ पर, और जहाँ पर किरणें काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। इसका नाम हम दे देते हैं ए और बी। इसका नाम हो जाएगा ए डैश और बी डैश। तो इनके नाम क्या होंगे? इनमें जो लिखने वाली बात है वो क्या है कि इसकी स्थिति क्या है, कि प्रतिबिंब बना कहाँ पर है, स्थिति क्या है, इसका आकार कैसा है, और इसकी जो है वो प्रकृति कैसी है, ये तीनों बातें आप समझ लें। तो जो इसका आकार है वो कैसा है? आकार वस्तु के बराबर। तो लिखेंगे वस्तु के बराबर। आकार, जो इसका आकार है वो कैसा है? वस्तु के बराबर। स्थिति जो है वो वस्तु के आकार के बराबर है। स्थिति गलत हो गया। तो जो इसकी स्थिति हो जाएगी, स्थिति क्या रहेगी? स्थिति रहेगी वक्रता केंद्र पर ही। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर। और इसका आकार जो है वो कैसा है? वस्तु के बराबर हो गया। और जो इसकी प्रकृति है वो कैसी है? प्रकृति रहेगी उल्टा, और उल्टा है तो वास्तविक भी रहेगा। ये बात सभी नोट कर लें। वास्तविक के साथ उल्टा आता है और आभासी के साथ सीधा आता है। वास्तविक, उल्टा, ये इसकी प्रकृति हो गई। तीनों चीज़ें आपको याद हो गई और 3 स्थितियां आपकी खत्म हुई। चौथी स्थिति में आप देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ पर वस्तु रखी जाएगी और कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु आप रखेंगे वक्रता केंद्र पर, आपने रख लिया, आप रखेंगे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, और प्रतिबिंब आपका बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो चलते हैं अगली स्थिति पर। वो अगली स्थिति क्या है उसको भी आप देख लें। अगली स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित हो। मध्य स्थित होगी तब की कंडीशन क्या रहेगी? तब की कंडीशन देखो। तो पहला काम दर्पण बनाएंगे, तो पहला काम दर्पण ही बना लेते हैं। बन गया दर्पण। दर्पण बन गया तो पीछे का हिस्सा पॉलिश भी करना होगा। पीछे का हिस्सा पॉलिश। दर्पण के द्वारक यम1 और यम2। एक मुख्य अक्ष खींचेंगे। मुख्य अक्ष एकदम बीच में होना चाहिए। मुख्य अक्ष हो गया तो दर्पण का ध्रुव भी होगा, और दर्पण का ध्रुव भी होगा, और यहाँ पर होगा फोकस, और यहाँ पर होगा वक्रता केंद्र। अब की बार जो है वो वस्तु कहाँ पर रखेंगे? हम फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे।
तो चलते हैं, वस्तु को ले लेते हैं, पेन को बदल लेते हैं। तो वस्तु कहाँ गई? वस्तु है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, ये रही वस्तु। तो आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, ये बात आपको पता है। मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी कंडीशन, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो मुख्य फोकस तो यही है, और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। हो गई मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब इसमें हम लिख लेंगे कौन सी आपतित किरण और कौन सी परावर्तित किरण। तो ये हो गई आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। इधर ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण। तीर का निशान लगाना कभी मत भूलिएगा। तीर के निशान बड़ा इफेक्ट डालता है क्वेश्चन को गलत करने में। तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा। जहाँ पर दोनों किरणें काटेंगी प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा। दोनों किरणें यहाँ पर काटी हैं तो प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। ये यदि हम इसका नाम है ए और बी, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, तो ये प्रतिबिंब बनेगा ए डैश और बी डैश। प्रतिबिंब आपका बनके रेडी है। यदि प्रतिबिंब रेडी है तो इसकी जो स्थितियां हैं, इसकी प्रकृति है और इसका आकार है वो लिख लेते हैं। तो आकार कैसा है, पहले तो हम लिखेंगे इसकी स्थिति क्या है, स्थिति, और प्रकृति क्या है और इसका आकार क्या है। तीन ही बातें लिखना है, तीन ही बातों से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो सुनो, इसकी स्थिति क्या है। स्थिति का मतलब जहाँ पर प्रतिबिंब बना है। प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, ये सी और इधर होता है अनंत। तो अनंत और सी के बीच, या हम कह दें अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। इसकी प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति सभी जानते हैं। प्रकृति क्या है, प्रकृति आभासी, कैसा है, सॉरी हाँ आभासी, वास्तविक उल्टा, कैसा है, वास्तविक और उल्टा, ये इसकी प्रकृति हो गई। इसका आकार कैसा है, तो आकार वक्रता केंद्र तक तो बराबर था, अब वक्रता केंद्र के आगे जाएंगे तो प्रतिबिंब जितने भी बनेंगे वो बड़े बनेंगे। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा बड़ा। तो आपकी चौथी स्थिति भी ऑलमोस्ट ख़त्म, ऑलमोस्ट क्या, पूरी ख़त्म। अब आते हैं अगली स्थिति पर। अगली स्थिति में आप देखेंगे वस्तु कहाँ पर रखेंगे। 4 नंबर के काम खत्म हो गया। 5वें नंबर में जब वस्तु आएगी अनंत पर, सॉरी वस्तु आएगी फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। जब वस्तु आएगी फोकस पर तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। ठीक है, चलते हैं फिर, सुनो फिर आगे की बात। जब वस्तु 5 नंबर की बात है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये बात आप देख लो। देखो दर्पण, तो पहला काम सबको पता है कि पहला काम में हम दर्पण ही बनाते हैं। दर्पण बनाओगे तो पीछे का हिस्सा पॉलिश, तभी तो हम जान पाएंगे कि ये अवतल दर्पण ही है। और अवतल दर्पण है तो अंदर का हिस्सा परावर्तक पृष्ठ और बाहर का हिस्सा पॉलिश किया होता है। यम1 और यम2 दर्पण के 2 द्वारक होते हैं और इसमें एक मुख्य अक्ष होता है जो हम हर चित्र में आपको दोहरा रहे हैं। यम1 और यम2 दर्पण के द्वारक हैं।
यहाँ पर होता है ध्रुव, यहाँ पर होगा एफ, क्या होगा एफ, यहाँ पर होगा सी और यहाँ कहीं होगा अनंत। अनंत की कोई स्थिति नहीं है, तो आप कंफ्यूज ना होंगे। अब की बार हम वस्तु कहाँ पर रख रहे हैं? अब की बार हम वस्तु रख रहे हैं अनंत पर। जब वस्तु हम रखेंगे अनंत पर, वस्तु रखेंगे फोकस पर, ये रहा फोकस, वस्तु रखेंगे फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। तो चलिए फिर बना ही देते हैं चित्र को। एक बात आपको पता है कि मुख्य फोकस से होकर जाने, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, ये बात आप जान चुके हैं। ये बात यदि आप जान गए हैं तो ठीक है। अगली जो कंडीशन है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण कौन सी? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये आपने एक नियम में पढ़ा है, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए दो नियम का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अब आगे तो कोई बिंदु है नहीं, तो आगे जब बिंदु नहीं है तो हम पीछे का सहारा लेंगे। पीछे के सहारे का मतलब है जब आगे एफ तक हो गया, तो अभी तक तो हम सी का सहारा ले रहे थे, एफ का सहारा ले रहे थे और काम चल रहा था। इसीलिए हमने आपको तीसरा नियम बताए थे, यहाँ पर आप देख लेना। तीसरे नियम में हमने आपको बताया था कि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही माध्यम में या अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। इसका इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। तब क्या होगा? अब वक्रता केंद्र, वस्तु तो यहाँ पर है, वस्तु का जब पॉइंट यहाँ पर है, तो हम वहीं से किरण गुजारेंगे। तो वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण, यही तो किरण है, और ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौटेगी। मतलब जिस रास्ते पर हो इसी रास्ते में वापस लौट जाएगी। लौट गई आराम से। अब बताओ, ये किरणें इधर कहीं मिल रही हैं ना इधर कहीं मिल रही हैं, मतलब ये कहाँ पर मिलेंगी? अनंत पर। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, कहाँ पर मिल रही हैं? अनंत पर। तो आपकी ये हो गई आपतित किरण, मैं बना देता हूँ। ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ना ऊपर कहीं मिलेंगी और ना कहीं नीचे मिलेंगी। जब किरणें कहीं नहीं मिलेंगी तो वो कहाँ पर मिलेंगी? अनंत पर मिलेंगी। इसमें क्या है? इसका जो हमको क्या लिखना है, इसकी स्थिति क्या है? स्थिति, इसका आकार कितना है और इसकी प्रकृति कैसी है? स्थिति क्या रहेगी? स्थिति इसकी है अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा, अनंत पर। और जो इसका आकार रहेगा वो आकार रहेगा बड़ा, क्योंकि हमने बताया वक्रता केंद्र के जितने भी उधर के हिस्से बनेंगे वो सब कैसे बनेंगे? बड़े। और इधर जितने भी बनेंगे वो कैसे बनेंगे? छोटे। और वक्रता केंद्र वाला बनेगा बराबर, तो बनेगा कैसा? बड़ा। और जो इसकी प्रकृति होगी वो कैसी होगी? प्रकृति वही वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा और उल्टा ही बनेगा। आपको जरा सा भी कन्फ्यूजन इस बात में नहीं होना चाहिए। अगली जो लास्ट, जिसको हम स्पेशल केस के नाम से जानते हैं, वो एक अपने आप में स्पेशल केस है। और उसी केस से हमारे जो अवतल दर्पण के जो क्या नाम उनका यूज आता है, वो उसी दर्पण से आते हैं। उसी से हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वो स्पेशल केस से ही आते हैं। देखो, छठी कंडीशन आपकी क्या है? छठी कंडीशन है आपकी, छठी कंडीशन यहाँ से आप देखेंगे कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। इसको हम स्पेशल केस के नाम से जानते हैं। स्पेशल केस के नाम से जानते हैं। तो स्पेशल केस में क्या है वो आप ध्यान दे लें। देखो स्पेशल केस, अगली कंडीशन, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो।
जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित हो। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित हो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित होगी तब की कंडीशन क्या होगी? तब की कंडीशन आप देख लो। दर्पण एक हिस्सा पालिश और दूसरा हिस्सा परावर्तक सतह, जहां से हम परावर्तन करेंगे। M1 और M2 दर्पण के द्वारक रहेंगे। एक इसमें मुख्य अक्ष रहेगा। हमारे सभी अब जान चुके होंगे कि सर मुख्य अक्ष क्यों होता है, मुख्य अक्ष का क्या इस्तेमाल होता है। ये मुख्य अक्ष अब की बार करना क्या है, यहाँ पर होगा ध्रुव और यहाँ पर होगा F और यहाँ पर होता है C। ये इतना आप कंप्लीट कर लेंगे। हर एक चित्र में इतना काम आपको करना ही पड़ेगा। अब की बार जो वस्तु रखेंगे वो हम कहाँ पर रखेंगे? अब की बार जो हम वस्तु रखेंगे वो वस्तु रहेगी फोकस और ध्रुव के बीच में। तो ये है फोकस और ये है ध्रुव, इसके बीच में वस्तु रखेंगे, यानी कि यहाँ पर बीच में वस्तु रखेंगे। जब बीच में वस्तु रखेंगे तो एक बात तुमको हमने पढ़ा रखा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी। ये बात आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी। जो आगे की कंडीशन रहेगी इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। दूसरा जो रहेगा, जैसे हमने पिछले में लिया था वैसे हम इसमें भी लेंगे। आगे तो कुछ है नहीं तो आगे का चित्र नहीं। इसमें क्या है, अब फिर से वही काम, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौटेगी, अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी। लौट गई ना? ये आपको ये आपतित किरण और इधर की जो किरण होगी वो परावर्तित किरण। आगे की जो बात है वो हम डॉट लाइन द्वारा दर्शाएंगे, क्योंकि आगे की बात जो है वो आभासी है, इसको हम देख नहीं सकते। कैसी है सुनो फिर। इसको डॉट डॉट आगे बढ़ाएंगे हम और इस लाइन को भी हम डॉट डॉट आगे मिलाएंगे। बन गया। जहाँ पर ये दोनों किरणें आपस में काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा देखते हैं, बना देते हैं प्रतिबिंब। ये रही, यहाँ पर दोनों किरणें काटी हैं तो यहीं पर प्रतिबिंब होगा। ये वाला हो गया। इसका नाम है A और इसका नाम है P। प्रतिबिंब बनेगा A डैश और P डैश। चित्र बन के रेडी है। अब वही काम लिखना है जो पहले से लिखते चले आ रहे हो। क्या लिखते चले आ रहे हो कि सर इसकी प्रकृति कैसी है, इसका आकार कैसा है और इसकी स्थिति कैसी है। अभी तक आप जो भी लिखते आ रहे थे अब यहाँ से वो बदल जाएगा। इसीलिए तो इसको हमने स्पेशल केस कहा था। ये स्पेशल केस सिर्फ नाम के लिए ही नहीं, ये वाकई में स्पेशल है। स्पेशल है तो बताओ इसकी प्रकृति कैसी होगी। प्रकृति जो इसकी होगी, वो जो प्रकृति है वो आभासी और सीधा। कैसा? आभासी और सीधा। दिख रहा है ना सीधा। अब की बार देखो A यहाँ है और B यहाँ, फिर A यहाँ और B यहाँ, मतलब आभासी और सीधा। आकार इसका कैसा है? वस्तु से बड़ा है। कैसा है? बड़ा है। और इसकी स्थिति क्या है? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे।
सारी स्थितियां आपकी हो गई, अवतल दर्पण संबंधी आपकी सारी स्थितियां खत्म हो गई। अब एक फटाफट रिवीजन छाहो स्थितियां हम देख लेंगे। अब हमने कहा एक नज़र में, इसका एक नज़र में रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने का तरीका क्या है समझो। रिवीजन में क्या है, सबको पता है कि दर्पण का काम है तो दर्पण तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि दर्पण बिना आप कुछ नहीं होगा। बड़ा सा दर्पण बना लेते हैं जिससे कि आप भूलो ना। दर्पण बना लिए तो एक हिस्सा पॉलिश भी होगा, तो पॉलिश भी हाली हाली किए दे रहे हैं। M1 और M2 दर्पण के द्वारक हैं, ये भी बात आप जान चुके हैं। M1 M2 द्वारक हैं तो मुख्य अक्ष भी होगा, ये भी बात आपको पता है। मुख्य अक्ष भी खींच लो आराम से, हो गया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष में जो नाम होते हैं वो नाम आप लिख लो, कौन कौन से नाम होते हैं। यहाँ पर होगा ध्रुव, जिसको हम P से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर होगा F जो फोकस होगा। यहाँ पर होगा C जो वक्रता C हो गया, और यहाँ पर अनंत हो गया। ये 4 बिंदु आपको पता होंगे, ये 4 ही बिंदु का खेल है। सुनो, इनके बीच बीच जो वस्तु रखनी हो तो इनके बीच बीच में भी कुछ पॉइंट हम रख लेते हैं, जिससे जान जाएं कि वस्तु कहाँ रखनी है। पहली बार वस्तु यहाँ, दूसरे पर यहाँ, और तीसरे पर यहाँ, और चौथे पर यहाँ। एक बात आपको ध्यान रखनी है, कहीं पर भी हम चलेंगे तो हमको सेंटर पता होना चाहिए कि हम सेंटर कहाँ पर है। तो सेंटर आपको मिलेगा इस C पर। कहाँ पर मिलेगा? C पर। इस C से ही हम सब कुछ पहचान लेंगे। ये उसके लिए है जब आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आप किरण आरेख थोड़ी ना बनाएंगे। किरण आरेख बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव के लिए ये तरीका है कि ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन आएगा तो मैं सीधे दर्पण बनाओ और तुरंत जो मैं तरीका बता रहा हूँ सीधे बनाओ, सारे हो जाएंगे। कैसे? मान लेते हैं कि यदि कोई वस्तु यहाँ पर रखी है, मान लेते हैं कोई वस्तु यहाँ पर रखी है, कोई वस्तु अनंत पर रखी है, तो हम यहाँ से चल के देखेंगे कितने कदम चले हैं। 1 कदम और 2 कदम। कितने कदम चले हैं? 2 कदम। तो प्रतिबिंब भी हमारा कहाँ बनेगा? 1 कदम 2 कदम। कहने का मतलब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। कुछ बात पल्ले पड़ी? नहीं पड़ी। फिर से सुनो, जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो हम सेंटर को ही केंद्र मानेंगे। सेंटर से इस साइड कितना चले हैं? 1 कदम और 2 कदम, मतलब बाईं ओर चले हैं 2 कदम। तो हमको दाहिनी ओर कितने कदम चलना है? 1 और 2। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना है? फोकस पर। दूसरा, यदि वस्तु रखी है अनंत और सेंटर के बीच में, तब हम सेंटर से कितने कदम चले हैं? 1 कदम। तो प्रतिबिंब भी कितने कदम दाहिने बढ़ेगा? 1 कदम, यानी कि यहाँ पर बनेगा। कोई दिक्कत नहीं। अगला स्टेप, अगले में क्या है कि जब वस्तु होगी सेंटर पर, तो जब वस्तु रखी जाएगी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो आप सेंटर से कितना कदम चले हैं सर? 1 कदम चले हैं। जब 1 कदम आप सेंटर से और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हैं, तो 1 कदम आप इधर भी चलेंगे तो कहाँ पर पहुँचेंगे? सेंटर और फोकस के बीच में। कहने का मतलब है यदि 1 कदम आप इधर चले हैं तो 1 कदम भी आप इधर चलेंगे। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा सेंटर और फोकस के बीच में। तीसरा जो है, अगला स्टेप जो है, अगली जो बात है वो बात जब वस्तु होगी अनंत मतलब वक्रता केंद्र पर, तो अब तो बीच में ही आ गए। जब वस्तु होगी वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र पर जब वस्तु होगी तो ना हम 1 कदम इधर चले हैं ना 1 कदम इधर चले हैं, मतलब अपनी जगह से हिले भी नहीं हैं। जब अपनी जगह से हिलेंगे नहीं तो जहाँ पर है वहीं पर तो रहेंगे। कहने का मतलब प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगले में जो है, तो अगली बात, अगले में जब 1 कदम हम इधर बढ़ेंगे, कहने का मतलब जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब वस्तु आ जाएगी तो हम 1 कदम किधर बढ़े हैं? दाहिनी तरफ। तो प्रतिबिंब किधर बनेगा? 1 कदम बाईं तरफ। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, यहाँ पर। ये बात समझ में आ गई। अगले में जब वस्तु होगी फोकस पर, तो 1 कदम हम दाहिनी तरफ 1 कदम और 2 कदम चलें। कितने कदम? 2 कदम। जब दाहिनी की तरफ चलेंगे हम 2 कदम,
तो प्रतिबिंब भी बाईं तरफ कितना बनेगा, 1 कदम और 2 कदम। कहने का मतलब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। तीसरा जो है, अगला जो स्टेप रहेगा, अगले स्टेप में स्पेशल केस जो रहेगा, स्पेशल केस का मतलब जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रहेगी तब हम कितने कदम चलेंगे, 1 कदम, 2 कदम और 3 कदम। अब एक बात बताएंगे, 3 कदम हम बाईं तरफ यदि यहाँ से चलें तो 1 कदम, 2 कदम, तीसरा तो कदम है ही नहीं। तो तीसरा कदम नहीं है तो हम तीसरा कदम इधर चला लेंगे और ये तीसरा प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। ये आपका माइंड मैप था। इससे आप इसको 2 बार देखेंगे, एक बार में समझ में नहीं आता तो 2 बार देखेंगे। इस वाले से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। कभी आ जाए कि वस्तु कब बड़ी कब छोटी और कब बराबर, तो इस बात को भी आप देख लेना कि वस्तु कब बड़ी होगी, कब छोटी होगी और कब बराबर होगी। तो वस्तु जब वक्रता केंद्र पर होगी, कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर, तो वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो हमेशा कैसी रहेगी, बराबर रहेगी। इस बात को आप कभी भूलेंगे ही नहीं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो कैसी होगी, बराबर। और जब वक्रता केंद्र के आप दाहिनी साइड जाएंगे तो वस्तु रहेगी छोटी। इस बात को भी आप कभी नहीं भूलेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। और जब वस्तु आप वक्रता केंद्र के दाहिनी साइड बनेंगे, जितने भी प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दाहिने साइड बनेंगे वो कैसे बनेंगे, छोटे बनेंगे। और जितने भी प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से बाईं साइड बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वो सारे बड़े बनेंगे या बड़े कलर के, बड़े आकार के बनेंगे। कैसे बनेंगे, बड़े आकार के बनेंगे, बड़े आकार के। और जो स्पेशल केस है, उस स्पेशल केस में जो प्रतिबिंब होगा वो सबसे ज़्यादा बड़ा बनेगा, सबसे ज़्यादा बड़ा बनेगा। ये लास्ट केस था, स्पेशल केस। इसमें वस्तु जो है वो सबसे बड़ी बनेगी और सीधी बनेगी, आभासी बनेगी। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो आज आपने देख लो कितना सारा पढ़ा है, जिसमें हमने आपको पढ़ाया है कि दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनके क्या नियम हैं वो बताए हैं, और प्रतिबिंब की जो भी बनने की स्थितियां थी अवतल दर्पण का आज हमने पूरा काम ख़त्म कर दिया है। कल आपकी जो क्लास रहेगी उस क्लास में आपको उत्तल दर्पण, और कोशिश करेंगे कि उत्तल दर्पण से जितने भी इनके अवतल और उत्तल के जो भी उपयोग हैं मैं सारा कुछ आपको कल बताऊंगा। इससे चैनल आप देख ही रहे होंगे, चैनल को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में भी क्लास को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और हम क्लास ऐसे ही लाते रहेंगे, आप टेंशन ना लीजिएगा थोड़ा सा भी। तो चलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।